प्रवासी नागरिकों को लाने के लिए जहां अनेकों राज्य सरकार चिंतित है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी तमाम अपनी सफलता के बखान कर रही है और सफलता के गुणगान कर रही है। तो वहीं लगातार राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है और अनेकों जो लोग हैं राज्य के, वो तमाम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेदी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या राज्य सरकार वाकई में सफल हो रही है या दावे महज कागजी हैं। सबसे पहले तो प्रदीप जी आपका स्वागत है हिमालय न्यूज़ पर। धन्यवाद। जैसे कि सरकार तमाम दावे कर रही है हम कि 25 से 30 हज़ार लोगों को ला चुके हैं अब तक और ला भी रहे हैं, पर लेकिन एक तरफ दूसरे जो आम नागरिक हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि हमारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, सरकार बार बार झूठे आंकड़े दावे कर रही है, तो उस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, सरकार का कार्यशैली मुझे बड़ा दुख होता है कहने में कि उत्तराखंड का जिस हिसाब से हम लोग हर चीज़ में प्रथम करते हुए आ रहे थे और करने का प्रयास कर रहे थे, और बड़ी हमें खुशी थी कि जिस प्रकार से हमने आंकड़ों को बैलेंस करके चल रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रवासियों को लाने की बात चली, अन्य प्रदेशों में हमने देखा हमारे यहाँ वेबसाइट जो है क्लिक नहीं कर रही है, हमारे यहाँ फ़ोन नंबर क्लिक नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ फ़ोन नंबर इंगेजिंग की पोजीशन दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ जो फ़ोन मिल रहा है वो रॉन्ग नंबर मिल रहा है। तो ये सबसे पहला इंप्रेशन, और उसके दिल पे क्या बीती होगी जहाँ पे 2 से 4 आदमी आपस में जो थे उनके बाद वो शर्मिंदा हो रहा था कि मेरे स्टेट का जो है मेरा क्लिक हो गया, मेरे को ये OTP मिल गया है और मेरे फ़ोन का रिस्पांस मिल गया है, मुझे ये संदेश मिल गया है। और हमारा जो उत्तराखंड वासी जो प्रवासी था वो बड़ा जो है अगल बगल झांकता रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन वो संवाद जिस प्रकार से अपने प्रदेश में बनाए रखा रहा, मैं उसकी धन्यवाद दूंगा उस टेक्नोलॉजी को, जिस प्रकार से कई लोग अपना दुख दर्द चौथे स्तंभ पे मीडिया के माध्यम से, अपने रिलेटिव के माध्यम से, अपने जन नेताओं के माध्यम से या कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपनी बात को रख पाए। सरकार को चाहिए था कि अगर पहली चोट में जिस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके आप लोगों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से जो पता लगा कि गलत वेबसाइट है या वेबसाइट क्लिक नहीं हो रही है, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, उसको क्लिक किया जाना चाहिए था। लोग प्रवासी कह रहे हैं मेरे से पैसे लो लेकिन हमें आप सुविधा दे दीजिए। या तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार उसमें 2 कट लाइन रखती कि हम अभी लाने की स्थिति में नहीं है, हम अभी इंतजार करेंगे, आप वहाँ इंतजार करें, हम आपको वहीं हेल्प करवाएंगे। जैसे अन्य यूपी वगैरह ने अपना हेल्पलाइन खोली, बिहार ने हेल्पलाइन खोली, उनको उन्हीं के दूसरे स्टेटों में इस प्रकार से रहा। लेकिन आपने देखा कि उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र से लेके तमाम कलकत्ता से लेके जिस प्रकार से आदमी पैदल जाने को मजबूर हुआ, उसमें हमारा आम आदमी जिस प्रकार से जब पिसता चला गया, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि वो पैदल गए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि वो सड़कों में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो है कौतूहल बस मैं कह रहा हूँ कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। लेकिन जब मैं वो घटनाओं को, उस क्रंदन को देख रहा हूँ, तो ये लग रहा है कि वो आदमी जो इस प्रकार से सड़क में जो है रोटी खाने के लिए मजबूर हो रहा है, बच्चा जो है कंधे पे चढ़ के अटैची पे चलने को मजबूर हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम उसको मॉनिटरिंग करते, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि अपने जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतारती, अपने जो है कुछ अधिकारियों को मैदान में उतारती, वो पूरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको जो है फौरी तौर पे कहा जाना चाहिए था। अब आप ये देखिए कि मैं अगर आपको कहूँ, ये भविष्य में सूचना के अधिकार से पता लग जाएगा कि सरकार कितने लोगों को लेके आई और अपने आप जो पास बनने की जो प्रक्रिया हुई अपनी गाड़ियों से कितने लोग आए, ये भी आंकड़ा भविष्य में आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये तो पता चल जाएगा, जैसे कि सरकार ला भी रही है, दावे कर भी रही है, पर एक जो सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आ रही है वो क्वारंटीन की है, आइसोलेशन। क्योंकि जो मैदानी इलाके वहाँ तो हम देख ही ले रहे हैं कि क्वारंटीन की व्यवस्था क्या है, मीडिया तमाम जा भी रहा है, पर लेकिन जो पहाड़ के गाँव, पहाड़ी राज्य है, जो पहाड़ का क्षेत्र है, वहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरपंच जो प्रधान है वो वहाँ तक कह रहे हैं कि हमको कोई सुविधा ही नहीं, तो हम लोगों को क्या पहुँचाएं। स्कूल में कोई सुविधा नहीं है क्वारंटीन की, ना कुछ खाने की मुहैया चीज़ें। देखिए, सरकार के पास 2 महीने थे और सरकार ने अन्य राज्यों से एक भी सबक नहीं लिया। सरकार ने जब माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से घोषणा करी कि ग्राम प्रधान जो है वो अधिकृत होंगे, शुरू में शायद ग्राम प्रधानों को लगा कि हमें कोई पावर मिल गई है, लेकिन जब वस्तुस्थिति थी बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता, बिना अर्थ के कोई काम नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि आप जब देहरादून में हम लोग ढंग से क्वारंटाइन नहीं करवा पा रहे हैं, हम बॉर्डर पे जो है उनको ढंग से टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, आप उस पहाड़ की स्थिति कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम पंचायतों में जब प्रधानों ने रखा, उनको घर वालों को कहा कि आप घर जाओ और अपना बिस्तर लेके आओ और खाना आप अपने घर से मंगाते रहो। क्यों? कई जगह बिजली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, लोगों ने वीडियो वायरल कर दिए और उसमें ये नहीं देखा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब फौरी तौर पे जब विपक्ष का, सरकारों का, जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ा, 10,000 रुपये आपने ग्राम प्रधानों को दे दिए। 10,000 रुपये ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है। आप ये देखिए कि उस ग्राम प्रधान के लिए तो ठीक है, जहाँ कभी कोई आया नहीं है तो उसके लिए 10,000 रुपये,
बड़े बड़े गांव जहां बड़ी आबादी है, वो 10,000 रुपए में क्या करेगा, क्या क्वारंटाइन करेंगे, वो कहां से बिस्तरे लाएंगे, वो कहां से वो राशन की पूर्ति करेंगे वो, जबकि वही अगर हम 28 रुपए किलो आटा यहाँ खरीद रहे हैं, वो 32 से 34 रुपए हमें पहाड़ में खरीदना पड़ता है। आप उस प्रधान की स्थिति समझिए कि वो कैसे करेगा। यहाँ तक कि जो खुद सत्ता पक्ष से रहते हुए प्रधान है, जनप्रतिनिधि है, वो मन मसोच के बैठे हुए हैं कि क्या हमें दे दिया, और जब विरोध का सुर आया तब ये 10,000 रुपए दे रहे हैं। हमारे बॉर्डर पे तरीके से न चेकलिस्ट हो पा रही है, न हम लोग टेस्टिंग बढ़ा पा रहे हैं। इन 2 महीनों में सरकार चाहती तो हमारे 13 के 13 जिलों में प्रिकॉशन के लिए 100 से लेकर 1,000 आदमी की रहने की व्यवस्था करती। आप खुद कह रहे हैं कि 2.25 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख आदमी यहाँ आने को तैयार है, और हमारी व्यवस्था यहाँ हमने सैकड़ों की भी नहीं की हुई है। तो अपने ऊपर ही सवाल। आज अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ कि सारे जिलाधिकारी, सारे जो अधिकारी, उनको क्वारंटाइन करें और उनका टेस्टिंग करें। मतलब मुख्यमंत्री को अभी भी बोलना पड़ रहा है कि क्यों। इसका मतलब हमारे उसमें लचीलापन है। सरकार को बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अधिकारियों को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से हमारे गुफाओं में घुसे हुए हैं, अगर 1, 2, 4 को छोड़ दूं तो ये बड़ा दुखद विषय है कि देखिए योगी जी ने वहाँ क्या धमाल मचा रखा है। शाम को पूरा अपडेट होने चाहिए होता है, पूरी ब्रीफिंग आती है मिनिस्ट्री की, अपर सचिव की, लेकिन हमारे यहाँ उस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट जो होना चाहिए था, मैं समझता हूँ उस पर सरकार मीटिंग बुलाती, संस्थाओं की मीटिंग बुलाती है, विपक्ष की मीटिंग। ये आपने मुख्य बिंदु उठाया कि जो अधिकारी है और जनप्रतिनिधि है, उन्हें खुद ग्राउंड पे जाना पड़ेगा लोगों की सेवा के लिए। तो पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल कर आ रही है कि तमाम वैज्ञानिक हो या डॉक्टर्स हो या अर्थशास्त्री हो, उन सबका दावा है कि लॉकडाउन कोई सुविधा नहीं है इससे उपजने की बीमारी के। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है टेस्टिंग। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी तो ही हम निपट पाएंगे। ऐसे में हमारे पास उत्तराखंड का एक आंकड़ा है, वो ये कहता है कि 26 अप्रैल से मई 2 तक 2472 टेस्ट हुए हैं। तो वहीं मई 2 से लेकर 9 मई तक 21% का ड्रॉपिंग हुई है टेस्ट में, यानी कि 21% टेस्ट गिरे हैं उत्तराखंड में जब 1881 सैंपल लिए गए। तो वहीं एक नया आंकड़ा है, उसमें 50% टेस्टिंग गिर चुकी है राज्य में। तो जब टेस्टिंग ही नहीं हो रही है तो क्या क्वारंटीन का मतलब? आप ये देखिए कि अगर हमने तो अपने जो कंटेनमेंट जोन थे, हॉटस्पॉट जोन थे, उसमें भी हमने फौरी तौर पे अगर युद्ध स्तर पे हम टेस्टिंग करते तो हम और जल्दी विजय पा लेते। अब अगर जो आ रहे हैं, मैं अभी अखबार की कटिंग पढ़ रहा था, 5% प्रवासियों की चेकिंग नहीं हो पा रही है। आखिर कहाँ पे हमारे से जोल हो रहा है? आप केंद्र सरकार से समन्वय बनाएं, जो आपको जो चीज चाहिए वो करें, और हमारे डॉक्टरों की टीम, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन डॉक्टरों को, उन नर्सिंगों को, उन पुलिस पर्सनों को, उन सफाई नायकों को जो उस समय जो है बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं, और उन पे मैं उनको भर्त्सना भी करता हूँ। जो लोग, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपने जो है पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, तो ये मानक सरकार को तय करना पड़ेगा। आप देखिए कि बजाय आपने उनको प्रोत्साहन भत्ता देने के बजाय उनको आप कह रहे हैं किसी के 25% काटो, किसी के 20% काट दो। इस समय काटने की बात नहीं थी। आप तमाम कर्मचारियों को मीटिंग बुलाते, उनके अध्यक्षों की मीटिंग बुलाते, सामाजिक संस्थाओं की मीटिंग बुलाते। क्या सरकार किसी किचन में, किसी रसोई में प्रोत्साहन करने के लिए गई? नहीं गई। क्या सरकार किसी अस्पताल में गई? नहीं गई। धन सिंह रावत जी, जो मैं मानता हूँ कि इस बात के लिए कि वो 2-4 अस्पतालों में उन्होंने दौरे किए, 2-4 जिलों में उन्होंने दौरे किए, तो इस बात के लिए मैं उनकी काबिल तारीफ करता हूँ। सरकार को उतरना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा अपना है, मेरा अपना प्रदेश है, तो मुझे तो कष्ट उठाना पड़ेगा, और मुझे इस बात की चिंता अगर मैं स्वयं प्रदीप कुकरेती नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं ही हाशिए पे आ जाऊंगा। वो चीज मुझे भी बिल्कुल भुगतनी पड़ेगी। जब कोई रहेगा ही नहीं तो प्रदीप कुकरेती क्या करेगा इसमें? तो ये युद्ध स्तर पर इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, किट मंगाई जानी चाहिए, और आपका जो टेम्परामेंट नापने की जो मशीन है, जो चाइना की जो मशीनें हैं, उसमें भी क्या होता है कि हम लोगों को मानक बनाना चाहिए कि हम कितने डिस्टेंस से उसको टेम्परेचर ले रहे हैं, क्या पूरे बॉर्डरों पे चेक लिस्ट हो रही है, क्या उन पर लिस्टें उनके घर के बाहर चिपकाई जा रही हैं 15 दिन की मॉनिटरिंग के लिए, और सामाजिक दायरों को पूरा करने के साथ ही, क्योंकि मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से अवेयरनेस किया, और आपके उससे सरकार प्रभाव में आके, अधिकारी प्रभाव में आके उन चीज़ों में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, कल्पना करता हूँ, अपील करता हूँ। ये चूंकि आप एक राज्य आंदोलनकारी हैं, तो जब राज्य बना था, तो मैं सवाल से थोड़ा अलग जा रहा हूँ इसमें, कि जब राज्य बना था तो मुख्य समस्या थी पलायन की समस्या। तो जब सरकार बनती है 2017 में पलायन आयोग गठित करती है, साथ में रहबार के अलग घोषणाएं करती हैं कि खत्म हो गए पलायन। पर लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि इस विपदा की घड़ी में 1 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं, और साथ में और लोग आने को है, आंकड़ा जो 3 लाख तक जा सकता है। तो ये नहीं लगता कि आपको जो पलायन आयोग गठित किया गया था या रहबार में करोड़ों रुपए बर्बाद किया गया, वो बिल्कुल विफल है इस सरकार में? देखिए, मैं पलायन के लिए मैं इतना ही कह पाऊंगा कि इस कोरोना ने अगर हमें संकट दिया तो कुछ चीज़ें अच्छी भी दी हैं,
उसमें चाहे प्रकृति का वो रहा हो, चाहे वो वातावरण का वो रहा हो, कुछ लोगों को जो परहेज बताया गया था उसका वो रहा हो, तो इसके दोनों पहलू निकले। ऐसे ही नेगी जी से जब भी बात होती थी पलायन के जो अध्यक्ष थे, हम बार बार कहते थे कि आप तो स्वयं पलायन कर गए, और जिस प्रकार से जो सरकार ने रहबार के माध्यम से करने के लिए वो एक कोरोना ने करा दिया। तो कोरोना ने अगर कराया है तो सरकार को अब युद्ध स्तर पे उसका जो है पैटर्न बनाना चाहिए। जिला जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, सीडीओ हैं और जनप्रतिनिधि हैं, इसमें हमारी भूमिका अहम हो जाती है। उन सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अहम हो जाती है कि वो उनके सुझाव ले और सरकार उस पर जो है पृष्ठभूमि में काम करे। क्योंकि अगर ये जो पलायन लोग आए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो 3 लाख या 2.5 लाख जो लोग आए हैं इसमें से 2.5 के 2.5 लाख यहीं रह जाएं। हो सकता है कि जिनका वैसा अच्छा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसमें से 25-30% जा सकता है, 50 भी जा सकता है, लेकिन उन 50 की भावना अपने राज्य के प्रति अब जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, चाहे वो विदेश में है, देश में है, प्रदेश में है, वो अब अपने प्रदेश की तरफ देखेगा। सरकार को कुछ ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेगी। आज हमारा बिहार का, यूपी का, पूरा कलकत्ता का, चंडीगढ़, पंजाब, जितना भी महाराष्ट्र का जो चाहे मजदूर से लेके अधिकारी वर्ग तक का है, वो अपने प्रदेश की तरफ देख रहा है। मानो इस समय ऐसा लग रहा है जो 1947 की जो हम पुरानी पिक्चरों का जो वो विविध चित्र देखते हैं, इस समय बिल्कुल ऐसा माहौल बना हुआ है। तो अब अपने प्रदेश को विकसित करने के लिए, चौमुखी विकास करने के लिए मेरी और मेरे साथियों की भी वही जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सारी चीजें, क्योंकि कुंजी जो है, जो चाबी जो है वो सरकारों के पास होती है, उनको सही गाइडलाइन करनी पड़ेगी, ईमानदारी से उतरना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाके हम उस पलायन को लेके, उन स्थितियों को लेके ईमानदारी से सिंगल विंडो सिस्टम से काम हो, तो तब हम कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी भाई, जैसा आपने कहा कि विपदा की घड़ी तो है, लेकिन सरकारों के पास सुनहरा अवसर भी है कि पलायन को रोका जा सकता है। जो लोग आ चुके हैं उनको यहीं रोक दिया जाए। तो इसके लिए क्या सुझाव रहेगा कि सरकार किस तरह से पलायन को इस समय लोगों को यहीं रोक सकती है, स्वरोजगार दे, कुछ बैंक की ऋण दें, अगर जैसे युवा अपना स्टार्टअप भी खोलना चाहे तो किस तरह से क्या सुझाव हो सकता है इस घड़ी में? इस घड़ी में जो वर्तमान परिस्थिति देखने को मिली है, सबसे पहले तो नेटवर्किंग सिस्टम को मजबूत करना होगा, जो मैं कह रहा हूँ। क्यों? मेरी सबसे जो ज्यादा पीड़ा है वो युवाओं के प्रति है। आज सरकार ने एक शासनादेश, एक फरमान निकाल दिया कि ऑनलाइन परीक्षा होंगी। देहरादून में मैं लगभग 900, 1100, 1200 रुपए बिल देता हूँ, वो नेट मेरे 20 शहर में नहीं आता है। आप उस सरकार की कल्पना कर सकते हैं, आप उस कल्पना को कर सकते हैं कि जो लोग नेट पे जो क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले नेटवर्किंग की आवश्यकता है, उसके बाद जिलाधिकारियों को फौरी तौर पे, फिर ब्लॉक प्रमुख स्तर पे उस पर ईमानदारी से इस तरह की नीति बनाई जाए कि कम्युनिकेशन ईजी हो जाए। हमारे जो IT सेक्टर के जो काम हो सकते हैं, कॉल सेंटर जो हो सकते हैं, जिस प्रकार के जो हो सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, वो ऊपर स्टैब्लिश किए जाएं। सरकार कुछ चीजें ऐसी खरीदे, प्लास्टिक के उपयोग को हम निवाड़ खरीद रहे हैं। आप हमारी सन है जो शोल जिसको हम कहते हैं, जो भीमल की लकड़ी से तैयार होता है, उस रेशे का उत्पादन दोबारा शुरू हो जाएगा। उसमें कोई पैसे नहीं लगने, उसमें खाली उसकी डाल छिनार के उसको पानी में डालना है और पानी में डाल के रेशा तैयार है, लकड़ी जलाने के लिए तैयार है। थोड़े से वनों का अधिकार में थोड़ी सी हिस्सेदारी जैसे पहले हुआ करती थी, मुझे अपना बचपन याद है, वो हमें थोड़े अधिकार देने पड़ेंगे। हम उस जंगल को बचाएंगे भी और लगाएंगे भी, लेकिन थोड़े से अधिकार अपने भवन बनाने के लिए, लगाने के लिए, बच्चों जो है पशुओं को चारा देने के लिए, कृषि उद्योग में बंदर सुअर का अगर सही निस्तारण हो जाए, जो राजाजी नेशनल पार्क से जुड़ी हुई भूमि है, कार्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी हुई भूमि है, गढ़वाल और कुमाऊं में इस प्रकार से जो बाघ का कंट्रोल हो जाए, हम इतना पैसा हमने जो है इतनी बाउंड्री कराने में लगा दिया, क्या उस जो है कंटेनमेंट जोन में और हाइट स्पॉट में, तो कहीं ना कहीं हमने इन चीजों में पैसा खर्च किया है, तो क्या हम उस जगह जो उन जगह हम बाड़े या उस तरह की बाउंड्री क्यों नहीं बना सकते, सीमांकन क्यों नहीं कर सकते? ये छोटी छोटी चीजें हैं और छोटे छोटे लोन देके ईमानदारी से उस तरह का जो बेरोजगारों को अपने गांव में रोका जाए, वहीं के रोजगार को, वहीं के राजकीय उसमें जो है क्लास 3 क्लास 4 को वहीं का वहीं रोजगार दिया जाए। शिक्षकों की जिम्मेदारी है वो अपना जो समन्वय बना के उनसे लाभ लिया जाए, जिसकी ड्यूटी जहां लग सकती है वहां लगानी चाहिए। और ये हिटलर शाही के बजाय तारतम्यता के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ जो सुझाव आएंगे। तो भाई जी जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा वन संपदा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वन संपदा हमारे पास बेहद ज्यादा है उत्तराखंड में। लेकिन एक जो अनेकों राज्य सरकार इस समय क्या कर रही है कि विदेशी उद्योगों को लुभाने के लिए अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में तमाम सरकारों ने, क्या राज्य को भी ये करना चाहिए श्रम कानून में बदलाव, ताकि बाहर से ज्यादा उद्योग उत्तराखंड में आ सके? इस समय श्रम कानून का देखा होगा कि जब विरोध आया तो योगी जी को भी टर्न लेना पड़ा। जहां पे गलत है, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, वो टर्न लेना पड़ेगा। इस समय श्रम कानूनों का पालन करते हुए इस तरह से बेनिफिशियल दिया जाए कि उनको ESI या उनका मेडिकल चेकअप, इस प्रकार से सुरक्षा की भावना आदमी के अंदर लगेगी, अधिक से अधिक हमारा लामबंदी हो। और मैं इसमें कहूँगा 70% जो 2002 का जो हमारा जो राज्य अनुगामी मंच ने जो मांग करी थी, नरेंद्र तिवारी जी ने,
उसमें 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करी थी। आज तमाम इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, गोदाम बने हुए हैं, लेकिन स्थानीय रोजगार नहीं है। अब वो फैक्ट्रियों की वही हालत हो गई है। सरकार चाहे तो एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हमारे तमाम जो प्रवासी से लेके स्थानीय बेरोजगारों तक को फेज वाइज, एजुकेशन वाइज उनको रोजगार दे सकती है, और लोकल लेवल पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सरकार उनको खरीदे, उनका पालन करे, उनके पेपर ले, उनका अखबार ले, उनके लिफाफे ले, उनके शॉल ले, जो तमाम आप जो सम्मान समाज शॉल ले रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, हमारे क्यों नहीं खरीदते? चमोली की जो महिलाएं कंदराओं में रह के उन शॉलों को बनाती हैं गरम गरम, उनको लीजिए, उनकी बिक्री भी होगी, प्रोत्साहन भी मिलेगा। जो सारी चीजें छोटे छोटे हमारे जो जैविक उत्पाद है उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, कहीं न कहीं ईमानदारी से उसको पालन करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद भाई जी। ये थे हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेजी जी, जिन्होंने बताया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी, साथ में अधिकारियों को भी जमीन पर खुद आना पड़ेगा, तो ही इस महामारी से निपट पाएंगे। और साथ में ये जो पलायन की प्रमुख समस्या इस प्रदेश की, उससे लड़ने के लिए प्रदेश में जो लौट चुके हैं उनको यही रोजगार दिया जाए। मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट RP सिंह के साथ, हिमालय न्यूज़, देहरादून।